नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, अंगदान। देश में ही नहीं, विश्व में हर साल लाखों लोग इसलिए मर जाते हैं, काल कवलित हो जाते हैं, असमय मौत के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समय रहते जरूरी अंग नहीं मिल पाते। किसी को लीवर नहीं मिल पाता, किसी को दिल नहीं मिल पाता, किसी को किडनी नहीं मिल पाती, और बहुत सारे लोग दुनिया की रंगीनियां इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें आंखें नहीं मिल पाती। ये विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे पास एक ऐसा संवेदनशील अधिकारी है, एक ऐसा मानवीय आईएएस ऑफिसर है जो अपने काम से इतर अंगदान को लेकर समर्पित है। मैं बात कर रहा हूं इंदौर संभाग के कमिश्नर संजय दुबे जी की। श्री संजय दुबे 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। धार जबलपुर में कलेक्टर रहे हैं, टीकमगढ़ में सीओ रहे हैं, गृह विभाग से लेकर चुनाव आयोग तक और श्रम विभाग से लेकर दूसरे दीगर विभागों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन हाल ही में वो इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो इंदौर में पदस्थ होने के बाद से लगातार लोगों को अंगदान के लिए न केवल प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि इंदौर में जितनी भी ब्रेन डेड हो रही हैं, जितनी भी ब्रेन डेथ हो रही हैं, उन सबको वो इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि लोग अपना अंग दें। और ऐसा 9 बार हो चुका है जब उनके नेतृत्व में एक ग्रीन कॉरिडोर बना और यहाँ से, इंदौर से लोगों ने अपना दिल, अपना लीवर, अपनी किडनियाँ, अपनी आँखें दान की, और कभी गुड़गांव में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में ज़रूरतमंदों को वो शरीर के अंग लगे। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि संजय दुबे आधुनिक ददीच हैं। संजय दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। संजय दुबे साहब, मैं कहूँगा कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, एक रूटीन उनका काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बहुत सारी फाइलों का अंबार लगा हुआ है, लाल फीताशाही है, और वो एक रूटीन काम है। लेकिन मैंने अक्सर आपका जो मैंने पुराना इतिहास देखा है, आप एक नवाचार की तरफ काम करते हैं। आप में कुछ नया करने की बात, जब आप धार कलेक्टर थे तो आपने कंप्यूटर्स को लेकर और ई गवर्नेंस को लेकर काम किया। जब आप जबलपुर के कलेक्टर थे तो आपने लोगों को सहमति से, रजामंदी से सैकड़ों धर्मस्थल हटाए जो यातायात में बाधक थे। जब आप सीईओ थे तब आपने एक नियम बनाया, एक मानक बनाया जो आज भी इंजीनियरिंग में लागू होते हैं सब। तो ये नवाचार की प्रेरणा कैसे मिलती है? बल्कि काम तो सामान्यतः ये है कि आप फाइलें निपटाते रहें, लोगों पर रेवेन्यू की वसूली करवाते रहें, कलेक्टरों को टाइट करते रहें, लेकिन अब इंदौर में आने के बाद आपको ये क्यों लगा कि अंगदान की दिशा में काम करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि लाल फीताशाही शब्द से मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि हम सब लोग जितने भी शासकीय अधिकारी हैं, चाहे वो विभिन्न पदों पर हों, कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक अच्छा काम करें। लेकिन नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना भी हमारे लिए अनिवार्यता है और इसलिए उसकी कोशिश की जाती है, और कभी कभी इसके कारण कुछ विलम्ब भी होते हैं। जहाँ तक नवाचार क्यों करने की आदत है, वो ये है कि मुझे लगता है कि शायद समय का सही आकलन कर पाना मुझे एक गिफ्ट है, और उस कारण से ये होता है कि मैं अपने समय, जो हमारा कार्यालयीन समय है, उस समयावधि में भी मेरे पास अतिरिक्त समय उपलब्ध होता है, जिससे कुछ नए विचार और नई दिशा पर ध्यान देने का अवसर मिल पाता है। और अगर वैसा होता है तो फिर टीम का चयन होता है, और अगर टीम अच्छी मिल जाती है, जो कि सामान्यतः सब जगह मुझे लगता है मिल गई है और मिलती है, क्योंकि हर एक प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में या हर एक समाज के किसी भी अंग में हर तरह के लोग होते हैं, और अगर हमारी टीम अच्छी हो जाती है तो किसी एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रही बात अंगदान का प्रयास क्यों यहाँ पर किया गया, वो इसलिए क्योंकि सामान्यतः आप देखेंगे कि भारत में अंगदान के प्रति, जबकि हमारा जो पूरा संस्कार है और हमारे पूरे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, वो वाली कहावत भी है, लिखा भी है लोगों ने, और उदाहरण भी है, दधीची जी का उदाहरण भी है कि दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर दो। कलेक्टर रहते हुए आपने दधीची की जो कर्मस्थली है नदी पहट, वहाँ वो भी देखा है आपने, कहीं वहाँ से भी आप प्रेरित रहे? पता नहीं, वो तो ईश्वर की प्रेरणा ज़्यादा मैं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से वो उस स्थान और उसका मिलता ही है, फल मिलता ही है। तो इस पूरी प्रेरणा में ये लगा कि जब हमें सब जगह ज़रूरत है तो क्यों नहीं हम एक ऐसे प्रयास कर सकें
जिसमें लोगों को प्रेरणा दी जा सके, लोगों को अवसर प्रदान किए जा सके और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि अगर लोग इच्छुक हों तो उनके अंगों को हम उपयोग कर सकें। पर ये जो आप अंगदान का आपने एक इंदौर में नया स्टेट शुरू किया, मतलब आपके आने के बाद आंखें तो दी जाती थी, लेकिन आपके आने के बाद आपकी प्रेरणा से, आपके प्रयासों से मैं ये कहूँ तो लोग अब अपने शरीर के दूसरे पार्ट को भी डोनेट कर रहे हैं। क्या तकलीफें आती हैं, मतलब जिस आदमी जिसका परिजन चला गया है, माँ बिलख रही है, पिता मायूस है, उस वक्त उसको ये समझाना कि आपके बच्चे की मैं किडनी किसी और को लगवा देता हूँ, आपके बच्चे का मैं लीवर किसी और को दे देता हूँ, बहुत कठिन काम होता होगा। मेरे ख्याल से जीवन का सबसे कठिन काम यही है, क्योंकि सबसे विपरीत परिस्थिति अगर किसी के परिवार में जीवन में आती है तो वही है जब अपना कोई व्यक्ति आपके बीच से बिछुड़ जाता ये है। दुख वही जानता है जिसके साथ हुआ है, और उस दुख के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, उनकी उस दुख में सहभागी होना और उस दुख के बाद उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वास्तव में ये एक अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, एक आजीवन जिसकी याद में वो एक अच्छी स्मृतियां रख सकें, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा पुण्य है और दान है जिसकी संभवतः अगर उनसे पूछा जाता, जो अब उनके बीच में नहीं है, उनसे अपेक्षा की जाती है, उनसे ये अवसर दिया जाता तो शायद वो भी सहमत होते। लेकिन ये प्रक्रिया हमारी मृत्यु के समय हो पाना ही नहीं होता, क्योंकि ब्रेन डेड की प्रक्रिया उसके है, पहले से आप शुरू कर देते हैं। प्रक्रिया है। और जब ये पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाता है और डॉक्टरों की टीम ये एक बार और नहीं बल्कि दो बार आकलन कर लेती है और उस 2 आकलन के बीच में लगभग 6 घंटे की अवधि होती है, उस बीच में जब ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि अब संभावना नहीं है कि उनको किसी भी तरीके से हम पुनर्जीवित कर सकें, वही एक अवसर होता है। तब हम ये कह सकते हैं कि तब हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं, उनके पहले से खड़े होते हैं, चिंता करते हैं कि कोई ऐसा अवसर ना छूटे कि उनको हम बचा सकें। और लगता है कि बचाया जा सकता है तो पूरी कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ऐसे कई अवसर हैं, 9 तो केवल ऐसे 9 उदाहरण हैं जब हम लोग अंगदान कर पाए हैं, जब आप सफल नहीं हुए बचाने में। हाँ, जब सफल नहीं हुए और उसके बाद फिर लोगों की सहमति हुई। लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें पहली चीज तो हम बचा ले जाते हैं, दूसरी चीज अगर नहीं भी बचा पाते हैं तो परिवारजनों की सहमति नहीं मिल पाती। तो ये तो सफल हैं जिनको हम गणना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रयास कम से कम 50-60 परिवारों के साथ हम लोगों के रहते हैं और किसी में सफलता मिलती है, किसी में नहीं मिलती है, विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। वो कठिनाइयां भी बहुत आती होंगी कि मान लीजिए परिजन भी तैयार हो गया है और आपकी टीम भी तैयार है, लेकिन अब चूंकि इंदौर में तो लीवर लग नहीं सकता, वो तो जाएगा दिल्ली, मुंबई या गुड़गांव जाएगा, दिल नहीं लग सकता, तो उसमें वार अगेंस्ट द टाइम होती है, समय के खिलाफ एक युद्ध लड़ना पड़ता है कि 30 सेकंड भी अगर आप चूक गए तो शायद पूरी मेहनत आपकी खराब चली जाए। वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, वो बाहर की टीम को लाना, वो निकालना, और उसमें कैसे पूरा जो एम्बुलेंस यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक जाना और उसमें एयरपोर्ट का और प्लेन का पूरा पायलट स्टाफ का, क्रू का पूरा मदद, वो सब कैसे मैनेज होता है, वो मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहूँगा। ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के पहले, डिक्लेरेशन के बाद हम लोग ये आकलन करते हैं कि वास्तव में क्या इनको अभी भी बचाया जा सकता है और किसी तरीके से हम जीवन दान दे सकते हैं। लेकिन इस अवधि में हम लोग उनके बाकी टेस्ट ज़रूर कराते हैं जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि बाकी उनके पैरामीटर्स क्या हैं, क्योंकि हो सकता है ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट वीक हो या किडनी में इन्फेक्शन हो या किसी अन्य कारण से उनका खुद के बॉडी में उस वक्त इन्फेक्शन हो जिसके कारण भी दूसरे को देना संभव ना हो। तो इन कारणों से उसकी जांच उस अवधि में होती है और फिर उसके बाद जब दूसरी बार उसका परीक्षण करके डॉक्टरों की टीम ये तय करती है कि अब संभावना बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद फिर हम नोटो, जो एक राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, उनको हम पैरामीटर्स जो हमारे जिनका जीवन बचा पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है, ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गए होते हैं, उनको हम प्रेषित करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि इस मैच का कोई भी रिसिपिएंट पूरे देश में अगर कहीं भी है तो आप संपर्क करिए। और उनके पास वो लिस्ट रहती है, रिसिपिएंट्स की लिस्ट रहती है, विभिन्न अस्पतालों के संपर्क सूत्र रहते हैं और उनको वो पूरी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। हमारी अपेक्षा ये रहती है कि हमारे इंफॉर्मेशन भेजने के आधे से 1 घंटे के अंदर में हमको कंफर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये कंफर्मेशन सामान्यतः मिलते मिलते हमारे पास 1 घंटा निकल चुका होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो व्यक्ति है जिनका हम अंगदान करना चाहते हैं उनकी हालत खराब हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है। तो जितनी जल्दी रिट्रीवल होगा, जितनी जल्दी ये तय होगा, उतनी ज़्यादा उन अंगों की स्वास्थ्य की या स्थिति की अच्छी संभावना हो सकती है।
और इसलिए पहले लगभग 1 घंटे में हमारा जो संपर्क होता है उन सबसे नोटों के माध्यम से, और फिर नोटों ये और डिसाइड वहाँ करता है। क्या प्राथमिकता के आधार पर जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसी के आधार पर होता है कि बीच में से भी वो ले लेते हैं? सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के वेटिंग लिस्ट को, उसके बाद प्राइवेट वेटिंग लिस्ट को, और उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है हर एक चीज के लिए कि किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट कब उन्होंने रजिस्टर कराया उसके आधार पर भी होती है, किसको ज्यादा आवश्यकता है उसके आधार पर भी होती है। किडनी के तौर पर अगर देखें कि क्या ऐसा है कि किडनी कितने बार, फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी, हर दूसरे दिन हो रही है या हर 10वें दिन हो रही है, तो जिसकी हर दूसरे दिन हो रही है उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी लंबी अवधि की है बीमारी, कितनी क्रिटिकल स्टेज पर आप पहुंच चुके हो, इन सब चीजों के आधार पर नोटो तय करता है कि आपको देना है। लेकिन उसमें भी प्राथमिकता पहले शासकीय अस्पतालों की रहती है, और उनके ना करने या उनके असमर्थता जो जताने रिसिपिएंट्स के ना होने, असमर्थता जताने पर ही हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने की बात फिर करते वो हैं। जो टीम आती है जो दिल निकालने के लिए, लीवर निकालने के लिए गुड़गांव के और दूसरे जगह के डॉक्टर्स आते हैं, उनके साथ अपनी स्थानीय टीम का कोऑर्डिनेशन। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि जब ये तय हो जाता है कि उन किस अस्पताल को किस अंग को दिया जाना है, फिर हमारा चर्चा उन अस्पताल से सीधे, क्योंकि हमें वो एलोकेशन ऑर्डर मिल जाता है नोटों से, और उस नोटों के आधार पर फिर हम संबंधित डॉक्टरों से बात करके उनके ट्रैवल प्रोग्राम्स को फिक्स करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, और कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बॉम्बे से एक टीम आ रही है, एक दिल्ली से आ रही है, एक टीम हमारी यहाँ पर किडनी के लिए काम कर रही है, तो इन टीम पहले निकालने वाले, अंगों को निकालने वाले और उसको ट्रांसप्लांट करने वाले टीम का कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो एक साथ करीब 40-50 डॉक्टर्स होते हैं जिनकी हमें बातचीत करके ये तय करना होता है कि वो कब आएँ, जिससे वो लगभग एक समय पर आएँ। लगभग एक समय पर ही पूरे अंगों को निकालना होता है, और सबसे पहले हमें हार्ट निकालना पड़ेगा, फिर लिवर निकालना होगा और किडनी निकालना होगा, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें उनको भेजने की व्यवस्था भी करनी होगी। हार्ट में हम 4 घंटे का समय ही ले सकते हैं, लिवर में करीब हम 8 से 10 घंटे ले सकते हैं, किडनी में हम 12 घंटे का समय ले सकते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि डॉक्टर्स की टीम एक साथ आए, एक साथ वो ऑपरेट करें, ऑपरेट करके उस प्रायोरिटी में निकालें और उसी प्रायोरिटी में वो निकल भी सकें। कभी कभी ये होता है कि फ्लाइट हमारी जाने वाली, जहां जिसको हार्ट लेके जाना है उनकी फ्लाइट उसके बाद है, जिनकी लिवर की फ्लाइट है, तो फिर हमें उसको दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से करना पड़ता है। फिर हमें कभी चार्टर्ड प्लेन की बात भी करनी पड़ती है कि नहीं, हम हार्ट को ही पहले देंगे क्योंकि हम दोनों अंग निकालना चाहते हैं, इसलिए आप फिर। तो आपने देखा होगा कभी कभी हमने 9 इन प्रकरणों में से 2 बार ऐसा भी हुआ जब हम चार्टर्ड प्लेन के लिए रिक्वेस्ट किए थे। और फिर आपको पूरे शहर के यातायात को रोकना पड़ता है, और एक मिनट टू मिनट आप उसका प्लान बनाते हैं कि इतनी बजे ये चौराहा पार हो जाएगा, इतने सेकंड पे वो चौराहा पार हो जाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर के आने से, किस फ्लाइट में वो बैठ रहे हैं, कब उतर रहे हैं, कब अस्पताल पहुंच रहे हैं, कब वो पहला कट लगाएंगे, कब वो निकालेंगे, उसके बाद वो कब पैक होगा अंग और कैसे और कब तक पहुंचेगा, उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है, और उसी पूरी तल्लीनता और संजीदगी के साथ उसको जनता का क्रियान्वित बहुत किया जाता है। सहयोग मिलता है। मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि हम कई लोगों के लिए रुकते रहे हैं, कम से कम इस काम के लिए रुक रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये श्रेय पूरा इंदौर को और इंदौर संभाग के लोगों को जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 9 जो हमारे दान हुए हैं उसमें कोई खरगोन का है, कोई बड़वानी का है, कोई धार का है, कोई और सब महेतपुर का और है, सब बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के और लोग हैं। हाँ, और इन लोगों ने जो हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, और जो आम नागरिकों ने जो यहाँ पर इंदौर में, जो इंदौर के शहर के लोग हैं, उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उन्होंने इसका स्वागत किया है, उन्होंने इसका सम्मान किया है, उससे एक भावना जागृत हुई है लोगों के मन में कि नहीं, ये एक अच्छा काम है और इस कृत्य को दोबारा करने से पुण्य मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। पर ये ये शहर बात की भी आप मतलब कि कुछ लोग तो बहुत ही इतने गरीब रहे हैं कि उनके पास यहाँ से अपने क्षेत्र में जाने तक, अपने घर जाने तक के, या जो डेड बॉडी वाले आने तक के पैसे नहीं रहे। इस तरह के लोग, इस तबके के लोग भी इतना बड़ा काम कर जाते हैं, ये बहुत क्रेडिटेबल है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, हम लोग कम बड़ा काम करते हैं, क्योंकि वो निर्णय ले पाना, उस स्तर पर निर्णय ले पाना संभवतः किसी कमज़ोर हृदय के बस की बात नहीं है। जिसके मन में वो भावना या दया या द्रव्यता नहीं है, वो नहीं कर सकता है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका बहुत बड़ा हृदय होता है, जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो लोग अंगदान दे देते हैं, जैसे मैंने बाद में भी पढ़ा और आपसे चर्चा भी हुई, फिर उस परिवार की आप कितनी चिंता करते हैं? शासन प्रशासन की तरफ से उनको क्या प्रोत्साहन या मदद मिलती है? क्योंकि अभी तक मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी बहुत बड़े आदमी ने, बहुत प्रभावशाली आदमी ने, बहुत धनाढ्य आदमी ने कोई अपने परिजन की कोई अंगदान क्यों, बहुत सामान्य लोगों ने दिया है। बाद में आप उनकी कितनी चिंता करते हैं? हम उस समय से चिंता करते हैं जब से हमें लगता है कि कोई व्यक्ति इसको देने के लिए सहमत है, अंग अपने परिवार के सदस्यों को देने के सहमत है, क्योंकि जो उपचार उनका चल रहा होता है, जैसे ही वो ब्रेन डेड होते हैं, उसका उपचार का कोई पैसा परिवार के जनों से नहीं लिया जाता है, और वो अस्पताल को ही वहन करने के लिए हमारे लिखित में आदेश है, और ये नियम भी है कि वो उनसे नहीं ले सकते।
फिर उसके बाद उनके बाकी सारी चीज़ें, शव को लेके जाना, अस्थियां विसर्जन करना या उनको घर पर पहुंचाना, ये तो बहुत मामूली से छोटे से काम है जो हम करते हैं, लेकिन हमारा संपर्क उनसे जीवंत रहता है, उनके परिवारजनों से जीवंत रहता है। और अभी 9 के 9 आप शायद जानते होंगे 5 जून को हमने फिर से उनको एक बार सम्मानित किया है। उनके पढ़ाई जिनको मिला और जिनने दिया है उनको, उन परिजनों को मिलवाया, बड़ा भावुक और बड़ा मार्मिक क्षण था वो जी। तो कोशिश ये की जाती है कि उनका अगर कोई ऐसी दायित्व जो उनको निर्वहन करने हैं जिसमें सहयोग शासन की तरफ से हो सकता है, उसमें हम बढ़ चढ़कर विशेष प्राथमिकता पढ़ाई है या उनके इलाज है या जैसे एक पहले रामेश्वर खेड़े जी थे, उनका बेटा है, सुपुत्र है, उसको पढ़ाई के लिए वो चाहते हैं अपने बच्चे को खरगोन से इंदौर रखना, तो हमने उनके एडमिशन की व्यवस्था की है। परिवारजनों के जो बचे हुए परिवार के लोग होते हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था हम करते हैं ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी के माध्यम से। 5 वर्ष तक किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो निःशुल्क उनका इलाज होगा। जिन अस्पताल में ये दान करते हैं उन अस्पताल के माध्यम से भी हम उनका फ्री चेकअप और ट्रीटमेंट की व्यवस्था, एक परमानेंट कार्ड उनको देते हैं जिससे कि उनकी व्यवस्था हो सके, भगवान ना करे उनको आवश्यकता पड़े। क्या धन दिलवाने की कोई व्यवस्था? मान लीजिए कि किसी का लीवर किसी बहुत धनाढ्य आदमी को लगा, किसी का हृदय किसी बहुत पैसे वाले व्यक्ति को लगा, तो क्या वो भी कुछ आर्थिक मदद? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और कानूनन तो नहीं, कानूनन भी नहीं है और उस पर रोक है एक तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा करा जाएगा तो वो खरीद फरोख्त व्यवसाय हो जाएगा और उस व्यवसाय को प्रोत्साहित नहीं करना है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा नहीं है लेकिन अंत समय में भी अपने परिजनों का वो अंगों का दान करने लगेंगे कि जस्ट बिकॉज उनको पैसा और वो कई बार इसको लालच भी आ जाएगा और वो मानवता के बजाय वो एक व्यवसाय बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए वैसी प्रक्रिया नहीं की जाती है और ना ही कोई संपर्क रखा जाता है कि किसको दिया जा रहा है। और ना अपेक्षा है, और ना अपेक्षा है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर आ जाएगी मन में कि हमें इसके बदले में कुछ मिल रहा है तो फिर वो दान नहीं रहता है, फिर वो व्यापार हो जाता है, व्यवसाय हो जाता है और वो फिर उस श्रेणी का नहीं रहता, उस स्तर का नहीं रहता जिसकी अपेक्षा हम एक समाज के। सर, इंदौर में बहुत सारे उदाहरण इस तरह है कि लोग अपने परिजन की डेड बॉडी दान करने के लिए पहुंचे एमवाई में, मेडिकल कॉलेज में, और निराश होकर आए, बॉडी लेकर आए क्योंकि बॉडी दान नहीं कर, बॉडी खराब होने लगी। अब आपके आने के बाद ये परिवर्तन हुआ कि लोग अपने अंग दे रहे हैं और यहाँ के लोगों के दिए हुए अंग भारत भर में जा रहे हैं। तो क्या ये अभी भी इतना आसान हो सकता है कि जो लोग अपने परिजनों की बॉडी को दान कर सकें, मरने के बाद अपनी आंखें दे सकें? इसको और आसान कैसे बनाया जा सकता है? अभी भी कुछ जटिलताएं हैं, कानून में जटिलता है, प्रक्रिया में जटिलता है। आपको 2-3 उदाहरण छोटे छोटे दूंगा जिसके आधार पर आप आकलन करेंगे कि हमने क्या सरलीकरण किया और क्यों ये सफल हो पा रहा है। आज की तारीख में अब बॉडी दान करने के लिए किसी डॉक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती जो पहले पड़ती थी। हमने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है 13 पॉइंट की और हमने वो सब जगह पर, हर अस्पताल में, हर समाज के लोगों को दी हुई है और ये कहा है कि अगर आप अपने परिजन का अपना शरीर दान करना चाहते हैं MYH हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो आप इन 13 चीजों को देख लें। जैसे आपके परिजन के फफोले नहीं पड़ने चाहिए, कोई जहर के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें 13 दी हैं। अगर ये नहीं है तो हमने उनको गारंटी दी हुई है कि हम न केवल आपके फोन पर अपना वाहन भेजेंगे, आपके घर से हम शव को लेकर आएंगे, हम 24/7 मतलब किसी भी समय, किसी भी दिन उस शव को अपने पास लेंगे, उसका पूरा जो एम्बाल्मिंग है वो करेंगे और साथ ही साथ हम डेथ सर्टिफिकेट भी आपको 24 घंटे के अंदर में देंगे। पहले परिजनों को यह कठिनाई होती थी कि वो डेड बॉडी लेकर आए और हमें लौटा दिया गया, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ऐसे उदाहरण है एमवाई में। हाँ, गाड़ी उपलब्ध नहीं है, अगर हो भी गया तो फिर उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो दान नहीं करके कोई एक पाप कर रहे हैं। तो वो चीज को हमने पृथक करने की कोशिश की और आज की तारीख में हम ये फक्र के साथ कह सकते हैं कि जो पहले 5 या 6 बॉडीज साल भर में MYH को मिलती थी, आज 32 एक वर्ष में हमें बॉडीज मिल रही हैं और हम प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में इन बॉडीज को भेज रहे हैं क्योंकि वहां पर वो दान नहीं हो रहे हैं। ये प्रेरणा कैसे मिली? आप क्या अंगदान की दिशा में काम करना चाहिए, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये विचार कैसे आया? मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है और हम लोग अक्सर समाज की बहुत सारी चीज़ों पर परिचर्चा करते रहते हैं। एक दिन हम लोग अखबार में पढ़ रहे थे ऑर्गन डोनेशन की स्थिति को और उसमें जो हमारे रेट्स थे कि जितनी डेथ होती हैं, स्पेन सबसे ज़्यादा, स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा 10 लाख में 35 का रेशो, हमारे यहाँ तो 0.8 का रेशो। दैट्स राइट। तो वो फिगर्स हम देख रहे थे तो फिर लगा कि ये एक ऐसी दिशा है जो अनछुआ पहलू है
और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हम संस्कृति की बात करते हैं, हम धरोहर की बात करते हैं, हम दान की बात करते हैं, और भारत में ही ये सबसे कम और है। मानव धर्म हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म सबसे माना बड़ा गया है। धर्म जाना जाता है, तो इस जी। पर किसी दिशा में काम करना और चाहिए। पूरी दुनिया में एकमात्र ऋषि दधीची हुए, मतलब जहाँ तक अगर दूसरे धर्मों का मैं पढ़ूं तो मुझे फख्र होता है इस बात करने की कि हिंदू धर्म का ही दधीची ऋषि हुए जिन्होंने अपनी हड्डियां दान की, और दूसरों के लिए की, अपने लिए नहीं की, सुर और असुरों की लड़ाई के लिए की। वो एक बहुत बड़ा तो उतने बड़े उदाहरण, और जिस संस्कृति का हम पालन कर रहे हैं उस संस्कृति में इस तरह की विषमता होना, तो फिर यह हुआ कि विचार करके कि कोशिश करी जाती है। देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि ये अनुमान नहीं था कि हम इतना सफल हो पाएंगे, लेकिन ये बात था कि आज देश में दूसरे नंबर पर है इंदौर, चेन्नई के बाद सबसे ज्यादा अंगदान इंदौर से किए जा रहे हैं। एक शहर के लिए अगर कहें तो बिल्कुल निश्चित रूप से इंदौर अग्रणी है इसमें, और जबकि ये तब भी इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमारे यहाँ हार्ट और लिवर की फैसिलिटीज ट्रांसप्लांटेशन की नहीं है। जिस दिन ये हो जाएंगी उस दिन और आसान हो जाएगा। क्या परेशानी आ रही है? हम इंदौर में अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है, ठीक है, कुछ दुर्भाग्यशाली घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही में, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पतालों में से है कि तो हमारे यहाँ क्यों हम हार्ट लिवर यहाँ हम लें और यहीं हम फिट कर दें? देखिए, इसके लिए पहली चीज़ तो यह है कि ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे एक्सपर्ट्स जो इसके लिए कर पाने में सक्षम है। हार्ट को ट्रांसप्लांट करना एक तरीके से दोबारा से जीवित करना है, या लिवर को ट्रांसप्लांट करना दोबारा से जीवित, तो उसके लिए उतने एक्सपर्ट्स हमें चाहिए होते हैं। एक्सपर्ट्स तब तक नहीं उपलब्ध होते जब तक उनके पास काम नहीं होता, तो ये तो बड़े शहरों में ही ज़्यादा मिलेंगे। तो प्रारंभिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो हमें दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बेंगलोर, इनमें ही मिलने की संभावना होगी। लेकिन जिस तरह से अभी मूवमेंट इंदौर में हुआ है उसके कारण अब आप देख रहे हैं कि मेदांता ने भी अप्लाई करा और उनको हमने अनुमति दी है। और एक और किसी अस्पताल है, सीएचएल ने भी शायद अप्लाई किया। श्वेतराम है, सीएचएल है, अरबिंदो है, बॉम्बे है, हॉस्पिटल हैं, ये बड़े अस्पताल भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट्स के साथ टाई अप करके यहाँ पर वो सुविधाएं अपने नागरिकों को दे सकें। बहुत आसान हो जाएगा कि हमने यही निकाला, हार्ट निकाला, लिवर निकाला और यही हमने अपने अस्पताल में, जैसे हम किडनी करते हैं जी, अभी किडनी तो इंदौर में ही हो जाती है, आंखें इंदौर में हो जाती है। तो लक्ष्य यही है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसी दिसंबर तक हम लोग ये ट्रांसप्लांट की व्यवस्था इंदौर में लिवर और हार्ट की कर पाएंगे। तो प्राथमिकता जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की है वो सबसे ज्यादा ये है कि जिस शहर में दान हुआ है सर्वप्रथम वहां के नागरिकों की प्राथमिकता है, तो हमारा सीधा सीधा लाभ जो है वो इंदौर के नागरिकों को मिलेगा। और दूसरी प्राथमिकता होती है उस प्रदेश की। हम अपने सरकारी अस्पताल जो है उसमें ये सुविधा नहीं करवा सकते। हमारे अस्पताल में हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत है, वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए इक्विपमेंट्स वो हमें क्रय करने पड़ेंगे, प्लस हमें डॉक्टर्स की टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, जब भी कभी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, किसी भी नए स्थान पर होते हैं, तो पुराने जो ट्रांसप्लांट्स कर रहे अनुभवी चिकित्सक होते हैं उनको हमको बुलाना होता है और 10-12 ट्रांसप्लांट उनकी उपस्थिति में नई टीम करती है, जिससे कि कोई गलती ना हो और टीम करते हुए सीखे इंडिपेंडेंटली। हम नए सामान्य प्रक्रिया, तो हमें वो टाई अप भी करना पड़ेगा बाहर के हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट से जो यहाँ आकर के इस चीज को कर सकें। ये प्रारंभिक तौर पर प्राइवेट में करना आसान है क्योंकि वो उनके साथ अनुबंध रहते हैं, बहुत सारे तरह की और चीजें होती हैं जो शासकीय और प्राइवेट के बीच में थोड़े कम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये ऐसी व्यवस्था बनती है कि हाँ हमें इतने सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए लोग सहमत हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एम्स से या अन्य ऐसे जो शासकीय चिकित्सालय हैं जिनमें इस तरह के सर्जन्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे और वो आते रहे हैं। सर, इसमें जटिलता क्या आती है? देखिए, आप एक बहुत बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, उस अस्पताल में एक रैकेट पकड़ा गया, किडनी का खरीद फरोख्त करता था। आपको नहीं लगता है कि जो हमारे कानून हैं, जटिलता है, या लोगों में जो जागरूकता का अभाव है, लोग अपने शरीर का कुछ भी दान नहीं देना चाहते हैं, उस वजह से ये रैकेट फल फूल रहा है? क्योंकि बहुत कमी है, कोई 20 लाख लोगों को किडनी चाहिए देश में, 7 या 8 हज़ार लोगों को किडनी मिलती है एक साल में, तो शायद इसलिए व्यापार फल फूल रहा है कि हम, आप पैसे दे दीजिए, हम इससे दिलवा देंगे, उससे बिकवा देंगे। तो क्या जागरूकता के अभाव में और साधनों के अभाव में इस तरह के रैकेट काम कर रहे हैं? मेरे पास इसका एक बहुत सरल सा माध्यम है, तरीका है, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी किडनी के लिए हमको कहीं किसी का मुंह, किडनी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी अगर हम एक सिंपल सा प्रोसेस कर लें। सिंपल चेन बनानी है। ए व्यक्ति ने दान की किडनी, बी को लगी, जिसको बी को मिली उसके परिवार के सदस्य इस बात का प्रेरणा ले लें, इस बात की घोषणा कर दें और इस बात का वचन दें कि हाँ, हमारे परिवार में से कोई एक व्यक्ति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता होगी उसको हम किडनी देंगे। आप देखिए, एक आदमी ने बी को दी, बी ने सी को दी, चेन बन गई, और आपको 2 लाख किडनी चाहिए पूरे देश में साल भर के लिए, आपके पास 6000 किडनी।
हर एक व्यक्ति जिसको किडनी मिल रही है वो 6,000 की जगह 12,000 18,000 लगते हुए साल भर नहीं लगेगा। तो हमें वो चेन बनानी पड़ेगी हमें, और ईश्वर की कृपा से 2 किडनी शायद इसलिए हैं कि हम एक किडनी को दे सकते हैं, नॉर्मल जीवन जी सकता है, नॉर्मल जीवन जी सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, सब कुछ वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो अगर जो परिवार वास्तव में किसी व्यक्ति का ऋणी है कि उनके परिवार के सदस्य को वो किडनी मिली है, तो उसका ऋण चुकाने का तो एक ही तरीका है कि वो किसी ऐसे परिवार को दे कि हाँ वो वास्तव में है, और वो उसका आकलन कि किसको दिया जाना चाहिए वो शासन की प्रक्रिया के तहत तय होना चाहिए, जिससे ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाए। आज भी नियम बहुत जटिल हैं, आज भी इतना आसान नहीं है। नहीं, नियम जटिल नहीं है, बल्कि पहले ये होता था कि कुछ लोग अनस्क्रूपुलस तरीके से बिना लोगों की जानकारी के किडनी निकाल करके इसका व्यापार करते थे, डॉक्टर ही, जिसको कि रोकने के लिए थोआ एक्ट बना था, ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, और उसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि अब इस तरह के इक्के दुक्के ही प्रकरण हो रहे हैं जिनमें इस तरह के लोग लालच में आकर के कार्रवाई करते हैं। सामान्यतः ये केवल हमारे संबंधियों के बीच में ही परमिटेड है कि एक संबंधी है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, और इसलिए ये जटिल बनाया गया है जिससे कि खरीद फरोख्त ना हो। तो एक तरीका केवल ये हो सकता है कि अगर हम चेन बना सकें। शिकायत भी आती है कि कोई आपका ब्लड रिलेशन वाला देने के लिए तैयार है, लेकिन अनुमति मिलने में बहुत देर हो जाती है। देखिए, ऐसा इसलिए करना संभव नहीं है क्योंकि पहली चीज तो यह है कि सामान्य प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय होता है। कलेक्टर के पास और डीन मेडिकल कॉलेज के पास 2 ही स्तर पर आपको जाना होता है अनुमति के लिए। अगर आपके पास पेपर हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के जीवन को बचाने में कोई क्यों कठिनाई होगी। तो कुल मिलाकर स्थितियां बहुत जटिल हैं, लेकिन संजय दुबे जैसे लोग जो इस बात के लिए प्रयासरत हैं वो निश्चित रूप से स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनको बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं इस संवेदनशील कार्य के लिए, क्योंकि वो प्रशासन के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी एक उदाहरण बने हुए। मेरे आखिरी सवाल आपसे ये कि इसके अलावा भी, अंग डोनेट के अलावा भी और कोई ऐसी योजना है जो आपके दिमाग में है कि जिसमें गरीब आदमी का, छोटे आदमी को कुछ अच्छा लाभ मिल सके? संभाग में हम एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं और वो है विद्यादान का। मुझे लगता है कि अगर किसी का स्तर, जीवन स्तर सुधारना है तो उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और गरीब व्यक्ति ही शासकीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते। और ऐसे स्थानों पर हम ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो हफ्ते में कम से कम 1 दिन जाकर के अपने चुनिंदा विषय को पढ़ाएं कक्षा में, जिससे हमारे शिक्षक भी प्रेरित होंगे, शिक्षक भी ट्रेंड होंगे, बच्चों को अच्छा अवसर पढ़ने का मिल सकेगा। और पिछले साल मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 750 लोगों ने ऐसा काम किया, और इस साल हमने पूरे संभाग में जब हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम 200 स्वयंसेवी बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी राशि के लिए हुए अपना समय प्रति सप्ताह 2 घंटे का दे रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि केंद्र शासन ने भी इस तरह की योजना, एक विद्यांजलि 16 तारीख को प्रारंभ करने की घोषणा की है, जो पूरे देश के करीब 20 प्रदेशों में लागू हो रही है। बहुत धन्यवाद संजय दुबे साहब आपका कि आपने हमारे दर्शकों से बात की। आप देख और सुन रहे थे इंदौर के कमिश्नर संजय दुबे को, जो बता रहे थे कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ अब वो विद्यादान योजना भी उनकी पूरे देश में लागू हो रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ संजय दुबे साहब को, और निश्चित रूप से हम प्रेरणा लेंगे कि हमारा या हमारे परिजन की ज़रूरत पड़े तो हम अपने अंग देकर आधुनिक दधीच के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। नमस्कार।